Good morning, dear student. Welcome back again to English World. Today we are going to look about poem number 10, class 9, रिवीजन सेक्शन हम देख रहे थे। रिवीजन सेक्शन के अंदर 1 से लेकर 9 तक की पोएम हमने ऑलरेडी देख रखी है और अभी हम पोएम नंबर 10 देखने वाले। पोएम नंबर जो 10 है उसका टाइटल है A slumber did my spirit sing. A slumber did my spirit sing. ये हमारा टाइटल। Written by William Wordsworth. Written by William Wordsworth. Dear student, इस पोएम में भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको म्यूजिकली रिटन किया है। इसका इंट्रोडक्शन हम देख लें। दिस इज वन ऑफ द ल्यूसी पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई बहुत सारी पोएम्स में से ये एक ल्यूसी पोएम। These poems have been dedicated to his beloved. विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी ज्यादातर पोएम्स में उनकी प्रेमिका का जिक्र किया है। इस पोएम भी ऐसी ही है जिसके अंदर उन्होंने अपनी लव्ड वन के लिए लिखा था। The poet refers to that which is permanent sleep. इस पोएम में पोएट परमानेंट स्लीप के बारे में बोलते हैं जो कि डेथ है, या फिर डेथ को उन्होंने परमानेंट स्लीप बताया है। The poet did not realize when his beloved Lucy slept forever. पोएट को ये मालूम नहीं था कि उनकी जो लवर है यानी बिलव्ड है, और वो मानना शायद नहीं चाहते थे कि उनकी जो लव्ड वन है वो परमानेंट स्लीप के अंदर सो गई थी, मतलब शी वॉज डाइड। शी हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड realized this harsh truth of life after her death. उसने लाइफ को बिल्कुल मजाक में ले लिया था। उन्होंने लाइफ को पहले कभी इतना सीरियस या सीरियस का मतलब होता है यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया था, लेकिन उनको लाइफ का ट्रुथ तभी मालूम पड़ा जब वे मृत, मतलब वैसे वो जो डेड हो चुके हैं वो कभी कहने को आते नहीं वापिस, लेकिन इट इज एन इमेजिनेशन बाय द पोएट। इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा व्हाट द पोएट वांट्स टू टेल अस, वो हम जरा देख ले ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा द पोएट्स सोल हैड ड्रिफ्टेड इनटू डीप स्लीप। पहले स्टांजा के अंदर जो पोएट है उनका जो सोल है, आत्मा है, वो बहुत गहरी नींद के अंदर ड्रिफ्ट हो जाता है। As he did not have any realization of the truth, जैसे उसको सत्य का कोई भी ज्ञान न हो। He had taken life for granted and had never thought that one day death would take Lucy away for him. और पोएट को ऐसा कभी भी मालूम ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, डेथ आएगा कि जो लूसी को उनसे बहुत दूर
लेके जाएगा। When she was taken away, जब लूसी को डेथ आने के बाद वो डिपार्ट हो जाती है, पोएट से दूर हो जाती है, he could not bear the loss, तब पोएट ये जो लॉस था उनका ये सहन नहीं कर पाते। In the second stanza, poet accepts the truth that Lucy is no more. दूसरे स्टांजा में पोएट ये स्वीकार करते हैं कि अब लूसी इस दुनिया में नहीं है। She is motionless and lifeless. उसमें कोई भी प्रकार की संवेदनाएं और जीवन नहीं बचा है। She cannot see nor hear. अब ना ही लूसी देख सकती है ना ही सुन सकती है। She has been buried in the earth. अब वे पृथ्वी के अंदर दबाई जाएगी, मतलब उनको ग्रेवयार्ड में लेके जाया जाएगा। She will assimilate into the earth. वो पृथ्वी के अंदर रसबोर हो जाएगी, मतलब मिट्टी में मिल जाएगी। And is rotating along with the earth. और वो जैसे अर्थ रोटेट होती है ठीक वैसे ही वे भी रोटेट होती रहेगी। One day she will become one with the rocks. एक दिन ऐसा भी आएगा कि वे पत्थर भी बन सकती है मिट्टी से बनकर। Stone and tree that are a part of the earth, पत्थर बने, रॉक बने या फिर पेड़ कि कहीं ना कहीं कोई हिस्से में उसका जीवन चला जाए। वैसे तो डियर स्टूडेंट इस पोयम में जीवन के मूल सत्य को समझाया गया है कि जो जीवन लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन जीवन से मृत्यु तक की यात्रा में आपको अच्छे कर्म करना है। अपने जीवन को यूं ही ऐसी वैसी बातों में गंवाना नहीं है। यही चीज हमें इसमें बताई गई है। डियर स्टूडेंट इस पोएम के अंदर आपको एलिटरेशन, एंजाममेंट जैसी लिटरेरी डिवाइसेस देखने को मिलेगी। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, मतलब पहली और दूसरी पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी लाइन का राइम वर्ड मैच होता है, और उसके बाद जो दूसरा स्टांजा है उसके अंदर भी सेम पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी ये मैच होता है। इसमें एलिट्रेशन कैसे बनती है, कहां पे बनती है? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तब हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, राइट? जब कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स के अंदर दो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे स्पिरिट सील्ड, तो स्पिरिट और सील्ड दोनों एक साथ है यानी कॉन्सिक्यूटिव है, एक के बाद एक आने वाला तुरंत है। स्पिरिट में जो एस है वो और सील्ड में जो एस है वो दोनों कौन सा साउंड है? यस, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हमारी एलिट्रेशन बनती है। ठीक वैसे ही दूसरा एक है रोल्ड राउंड, तो रोल्ड में आया हुआ आर और राउंड का आर ये भी एक दूसरे के साथ मैच होता है, तो ये भी हमारी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बनती है। इसके बाद एंजाममेंट आता है। When a sentence continues into two or more lines ending without any punctuation mark, मैंने आपको बोला था कि एंजाममेंट तब होता है जब पोएम की एक, दो लाइन या तीन लाइन तक कोई फुल स्टॉप या कॉमा नहीं आता हो, किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क न आता हो, तब ये एंजाममेंट नाम की फिगर ऑफ स्पीच बनती है। जैसे आप पोएम पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा कि she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो लाइन कंटिन्यूअस है और फिल के बाद ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे एंजाइमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक वैसा ही दूसरी जब आप स्टांजा में लाइन पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा कि रोल्ड राउंड इन द अर्थ diurnal course with the rocks and stone and trees। तो यहाँ पे भी जब आप देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि कोर्स के बाद ना ही कॉमा है ना ही फुल स्टॉप है, कोई भी किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर भी एंजाइममेंट नाम की लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हम कुछ 2-3 क्वेश्चन आंसर है इसके, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। A slumber did my spirit still, says the poet. That is a deep sleep closed off his soul. How does the poet react to his loved one's death? Does he feel bitter grief? पोएट अपना प्रेमी खोने के बाद या प्रेमिका खोने के बाद कैसा फील करता है? क्या उसको दुख बहुत कड़वा दर्द होता है? और डज ही फील अ ग्रेट पीस, और शांति उसको महसूस होती है? क्या होता है? पोएट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड रिग्रेट दैट ही हैड टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड डिड नॉट फियर द फैक्ट दैट वन डे द डेथ कुड सेपरेट हिम फ्रॉम हिज लव्ड वन। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ही फेल्ट अ बिटर ग्रीफ, और उसने कभी भी पहले ऐसा नहीं सोचा था लाइफ जब थी तब के डेथ भी ऐसा आएगा कि अपने लव्ड वन से उसको दूर कर देगा। दूसरा क्वेश्चन, द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर affect her, says the poet. Why this line of the poem says this? पोएट ने कहा कि समय का पसार होना अब उसको महसूस नहीं होगा। पोएट ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या मानते हो आप? इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि जब डेथ आती है तब टाइम पसार हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता, उसकी असर नहीं होती। She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years। ये जो लाइन है पोएम की, ये सजेस्ट करती है कि टाइम अब उसको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगा या उसको अफेक्ट नहीं करेगा। और जो आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर दैट? द पोएट फील्स दैट शी इज अ पार्ट ऑफ नेचर। पोएट अपनी प्रेमिका के मरने के बाद उसको क्या मानता है? मानते कि वो अब नेचर का एक पार्ट है। डू यू थिंक और डज ही थिंक of her as a person living in very happy state, or we can say heaven? As she has been buried in the earth, she is a part of it and will assimilate with the rocks, stones and trees. So but obviously she is a part of nature, or she will be happy over that। Dear student, ये जो आखिरी पोएम का रिवीजन हमने किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप ये जो स्टांजा वाइज समरी है, सिर्फ 2 ही स्टांजा है, बहुत छोटी सी पोएम है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनमें से निकलने वाले क्वेश्चन आंसर मैंने एक लाइन के जो है वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। आई होप कि ये पोएम आपको थॉरोली अब समझ में आ गई होगी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और लिखना मत भूलिएगा। अब आज हमारा पोएट्री सेक्शन का रिवीजन स्टांजा वाइज समरी विथ फिगर ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट की है। अब हम जब मिलेंगे तब हम और कुछ नए रिवीजन पार्ट्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप ये वाला पोर्शन लिख लीजिएगा एंड इसको भूलना मत। जब आओगे नेक्स्ट टाइम स्कूल के अंदर तब आपको इसको साइन करवानी है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।